हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा लेक्चर है ये मैग्नेटिज्म जो हमारा फोर्थ चैप्टर है इसका लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग PYQs डील करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाला हूँ, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फाइन, ये टॉपिक आप ये मान के चलिए कि हर एक पेपर में लास्ट अगर आप 10 इयर्स के पेपर्स देखते हो CBSE बोर्ड के, तो उसमें आपको 5 मार्क्स में आप ये मिलेगा ही मिलेगा। फाइन, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा हम, और यहां से आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, राइट। तो लेट मी स्टार्ट विद द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहां पर मैंने ये फिगर बना रखा है इसका, एंड इसको आपको अब समझना है डिटेल में। यहाँ पर बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं, वो क्लियर से लिख नहीं पाते हैं इसको, ठीक है। तो किस तरह से आपको लिखना है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा, तो इसको जब एग्जाम में आएगा तो किस तरह से आपको लिखना है ये यहाँ पर ध्यान से समझना है, राइट। मैं पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पर, और एक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको एक्सप्लेन करने में जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता ही है 100%, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्लियर। तो इसको ढंग से समझ लो, और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल आने वाला क्वेश्चन है ये, राइट। चलिए, तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिगर बना रखा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि आपको इस गैल्वेनोमीटर को जब भी एग्जाम में आए तो किस तरह से एक्सप्लेन करना है, क्लियर। तो सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है MCG, तो इसके बारे में लिखना है, अबाउट द डिवाइस लिखना है। पहला पॉइंट हेडिंग वाइज लिखना है आपको, पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसा नहीं करना कुछ भी एकदम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डालकर उसमें सब कुछ लिखते चले गए, तो वहां पर फिर आपकी नंबरिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ये मान के चलो 3.5 और 4 मार्क्स से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। बट आप एकदम पॉइंट वाइज सीक्वेंस वाइज प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर, तो आप मैं गारंटी ले रहा हूं ये 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 5 में से 5 मार्क्स आपके डन है। फाइन, चलिए, तो व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले आपको उसके अबाउट में लिखना है। तो ये क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किस जगह यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड बेसिकली टू डिटेक्ट द करंट, क्लियर। सो इट इज एन इलेक्ट्रिकली इंस्ट्रूमेंट, क्या लिखोगे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the current। फाइन, इसका यूज कहां होता है, ये आपको 2 लाइनें लिखनी है अबाउट द डिवाइस में। सो इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। अच्छा, इसके अलावा भी इसके वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस हैं, बट अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इन जनरल दिस डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। फाइन, चलिए, मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना ये। चलिए, इसके बाद अब क्या लिखना है, अब आपको लिखना है दूसरा जो पॉइंट है, इसमें लिखना है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्लियर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। मींस जब भी कोई डिवाइस, जब भी कोई किसी लॉ पर बेस्ड डिवाइस या किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड डिवाइस बनाई जाती है, तो कोई ना कोई लॉजिक उसमें लगता है जिसके ऊपर उसको बनाया गया, जिसके बेसिस पर उसको बनाया गया है। तो यहां पर कौन सा लॉजिक है, यहां पर कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है जिसकी वजह से ये डिवाइस हमारी यूज की जाती है टू डिटेक्ट द करंट। फाइन, तो इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक कॉइल को, जब आप किसी कॉइल को कहां रख देते हो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, कंडीशन ये दैट कॉइल मस्ट बी करंट कैरिंग कॉइल, उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। तो अगर करंट कैरिंग कॉइल या फिर करंट कैरिंग कोई भी रेक्टेंगुलर या सर्कुलर किसी भी तरह की कॉइल हो सकती है, जब उसको आप रखोगे कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई होता है। कौन अप्लाई करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से टॉर्क अप्लाई होता है।
तो जो टॉर्क अप्लाई होता है उसकी वजह से क्या होता है, वो कॉइल रोटेट करने लगती है और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। क्लियर? तो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है एमसीजी का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि व्हेनेवर एनी कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, a force is applied on that coil and hence because of this force torque is generated, और उस टॉर्क की वजह से क्या होती है, ये कॉइल हमारी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। क्लियर? तो ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। क्या लिखोगे कि when the coil is placed in any magnetic field the torque is applied, torque is applied, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको डिटेल में नोट्स बना लो। torque is applied on a coil, on a current carrying coil placed in magnetic field। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज दैट व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, a torque is applied on that coil and hence this coil starts rotating, that is the working principle। फाइन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या लिखना है, तो पहले हो गया आपका अबाउट द डिवाइस, दूसरा हो गया वर्किंग प्रिंसिपल। यहीं पर मैं तीसरा पॉइंट भी आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट होना चाहिए आपका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बनाना है और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो सर्किट डायग्राम मैंने यहां पर बना रखा है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली, और ये डायग्राम मैंने आपको बना रखा है। तो यहां से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्या है ये। तो देखिए यहां पर मेरे पास ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है जो यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है। तो ये नॉर्थ साउथ पोल्स हैं। ठीक है, इस परमानेंट मैग्नेट के, इसके अंदर ये हमारी सॉफ्ट आयरन कोर है जो आप सर्कुलर शेप में देख रहे हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये हमारी क्या है, कॉइल है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लाइनिंग फॉर्म में आपको नजर आ रही है, दैट इज अ कॉइल। ठीक है, ये कॉइल क्या है, ये वही कॉइल है जिसमें करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने पर उसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा एंड देयर इज अ पाइवोट पॉइंट हियर, और यहां पर ये हमारी एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, ये एसपी इज बेसिकली स्प्रिंग, और ये जो हमारा, जो मैंने यहां पर रेडियल डायरेक्शन में एरो बना के ये डायरेक्ट कर रखा है, दैट इज व्हाट, दैट इज माय यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। ठीक है, यहां पर ये पॉइंटर लगा हुआ है, जो पॉइंटर क्या हमें दिखाता है, आपने अगर लैब में गैल्वेनोमीटर को देखा होगा तो उसमें मीटर जो पॉइंटर होता है वो ये है हमारा, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा जब भी आप क्या करोगे, इसमें करंट फ्लो करोगे, क्लियर, टॉर्क अप्लाई होगा तो ये पॉइंट क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। कैसे डिफ्लेक्ट होगा बताऊंगा। और ये क्या है, हमारी स्केल है जिसके ऊपर कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं 5, 10, 15, 20 इस तरह से, और ये पॉइंटर जो है उस रीडिंग के अकॉर्डिंग रोटेट करता है कि भाई कहां पर ये पॉइंटर लाई कर रहा है, मे बी 15 पर, 20 पर और 30, 20 जो भी है, तो वहां से हमें पता चलता है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर हाफ स्केल या कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। फाइन। अच्छा, तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। ये डायग्राम आपको यहाँ बनाना है और इसके बारे में आपने लिख देना है कि सॉफ्ट आयरन कोर होती है, यहाँ पर यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक कॉइल होगी जिसमें करंट फ्लो होगा, एक स्प्रिंग होगी जो यहाँ कॉइल के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, पाइवोट कर देते हैं अब इसको एक फिक्स पॉइंट पर, एंड देयर आर सम परमानेंट मैग्नेट्स जो कि यूज होते हैं किसके लिए, टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, टू क्रिएट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फाइन। तो ये तो हो गया मेरा तीसरा पॉइंट, सर्किट डायग्राम। फोर्थ पॉइंट में आपने क्या लिखना है, फोर्थ पॉइंट में आपका आ जाता है वर्किंग। फोर्थ पॉइंट में आपका आ जाता है वर्किंग, या फिर आप बोल सकते हो थ्योरी। तो इसकी क्या थ्योरी है, वर्किंग किस वर्किंग जो है हमारी किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो उसका डिटेल में एनालिसिस करनी है कि किस तरह से हमारी ये डिवाइस जो है ये वर्क करती है। ठीक है, सो अब देखते हैं जरा वर्किंग के लिए। तो मैं यहां पर ये इधर के पॉइंट्स को रफ कर देता हूं, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि भाई ये जो वर्किंग है इसकी वो किस तरह से वर्क करती है। फाइन, देखिए अब आपको पता है कि भाई ये कॉइल अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई, ये हमारी कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल आप देख रहे हो, क्लियर।
ये जब कॉइल आप मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड, ये पोल्स हैं इसके परमानेंट मैग्नेट्स के, तो जब मैंने यहां पर इसको रखा हुआ है तो क्या होगा कि जैसे ही आप इस कॉइल में करंट फ्लो कराओगे, आप जैसे अपने गैल्वेनोमीटर को किसी इनपुट से कनेक्ट करोगे, सर्किट से कनेक्ट करोगे, तो क्या होगा, उसकी कॉइल में करंट फ्लो होगा। इट मींस कि यहां पर इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, और जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो होगा देन व्हाट विल हैपन, आपने पढ़ा है कि करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। क्लियर? और अगर टॉर्क लगेगा तो वो कॉइल क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। इट मींस दैट कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। सो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि भाई जैसे ही मैंने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, टॉर्क लगा, टॉर्क लगने से क्या हुआ, ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करेगी। बट यहां पर मैंने क्या कर रखा है, यहां पर एक स्प्रिंग भी लगी हुई है इस कॉइल के साथ। अब कॉइल अगर हमारी रोटेट करेगी, ऐसे मान लो इस तरह से रोटेट कर रही है, तो स्प्रिंग भी इसके साथ रोटेट करेगी। इट मींस कि स्प्रिंग जो है, क्योंकि स्प्रिंग एक जगह पर फिक्स है, पाइवोटेड है, तो अब स्प्रिंग पूरा रोटेट नहीं हो सकती है ना। तो जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग में क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स या फिर रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होगा। इट मींस वो स्प्रिंग टाइट होती चली जाएगी, जो क्या करेगी, इस कॉइल के रोटेशन को स्टॉप करेगी। तो अब कहां पर स्टॉप करेगी वो तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं कहां पर स्टॉप होगी। बट ये हमें पता चल गया यहां तक कि जैसे ही मैंने करंट फ्लो कराया, करंट की वजह से क्या हुआ, क्योंकि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगा, उस टॉर्क की वजह से क्या हुआ, कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करती है। अब जैसे ही टॉर्क लगेगा, कॉइल रोटेट करेगी, तो उसके ऊपर स्प्रिंग की वजह से एक एंटी टॉर्क डेवलप हो जाएगा, एक काउंटर टॉर्क डेवलप हो जाएगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, इसके रोटेशन को अपोज करेगा, इसके रोटेशन को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा, स्टॉप करने की कोशिश करेगा। तो अब यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें इसकी वर्किंग, ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूं, परमानेंट मैग्नेट। तो देखिए अब यहां पर आपको पता है कि भाई टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क वर्किंग के अंदर ये सारा टॉर्क ऑन द कॉइल कितना होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टाउ इज इक्वल्स टू, कल मैंने बताया था आपको NIAB, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया हुआ है कि ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर किसका, कॉइल का। तो अब हो क्या रहा है कि भाई अगर मैंने मान लो यहां पर ये रेडियल फील्ड ना लगाया होता, तो जब कॉइल हमारी रोटेट करेगी तो क्या होगा, उसका एंगल वेरी करेगा। एंगल क्या होगा, रोटेशन की वजह से एरिया वेक्टर चेंज होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, और उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा दैट विल वेरी। तो जब ये वेरिएशन आएगा तो क्या होगा कि एक फिक्स, एक लिमिटेड वैल्यू का टॉर्क पता नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्ट कितना कांस्टेंट, कितनी कांस्टेंट वैल्यू का टॉर्क लग रहा है उस कॉइल के ऊपर, ये आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर? वो क्या होगा, टॉर्क हमारा वेरी करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द एंगल थीटा। क्लियर? बट मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं कि मैं इस टॉर्क को कांस्टेंट करना चाह रहा हूं। कांस्टेंट टॉर्क अगर होगा, किससे कांस्टेंट, मुझे उस रोटेशन से कांस्टेंट करना है, मतलब मुझे उस एंगल से कांस्टेंट कराना है इसको। तो मैंने क्या कर दिया यहां पर, मैंने यहां पर रेडियल फील्ड लगा दिया। रेडियल फील्ड का मतलब यह है कि ये एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। रेडियल फील्ड का मतलब यही है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई देयर इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन द गैल्वेनोमीटर। तो उसका रीजन समझ आ गया, बिकॉज इफ देयर इज अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देन the angle between area vector or magnetic moment and magnetic field will be 90 degree always, hence this torque will be independent of theta. Clear? तो ये थीटा से इंडिपेंडेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसके जो फील्ड है मेरा ये कैसा लगाना पड़ता है, रेडियल फील्ड लगाना पड़ता है। फाइन, तो अब मुझे पता चल गया क्योंकि यहां पर बिकॉज फील्ड इज रेडियल,
field is radial, then what will happen, sin थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री, रेडियल के लिए 90 डिग्री होता है, तो sin थीटा क्या हो गया मेरा 1 हो गया। सो दिस टॉर्क विल बी NIAB, दैट इज द टॉर्क बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली जब आप बात करोगे आगे कि भाई अब अगर ये टॉर्क लगा और क्योंकि ये कॉइल हमारी माउंटेड है किसके ऊपर, एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग भी एक पॉइंट पर पाइवोटेड है, इट मींस कि जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी तो स्प्रिंग क्या करेगी, एक स्प्रिंग के अंदर एक टेंशन डेवलप होगी और उस टेंशन की वजह से क्या होगा, एक काउंटर टॉर्क या फिर एंटी टॉर्क डेवलप होगा उस स्प्रिंग के अंदर। क्लियर? तो जितना हमारा इसमें ट्विस्टिंग आएगी, यहां पर जो ट्विस्टिंग आएगी कॉइल के अंदर, उसकी वजह से स्प्रिंग भी ट्विस्ट करेगी और वो जो है अपनी रिजिडिटी के अकॉर्डिंग जो है स्टॉप करेगी किसको, इस कॉइल के रोटेशन को। तो अब क्या होगा, बट देयर विल बी काउंटर टॉर्क इन द स्प्रिंग बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग। जो स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आएगी उसकी वजह से क्या होगा, एक काउंटर टॉर्क डेवलप होगा, और वो जो काउंटर टॉर्क डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, जितना ट्विस्टिंग होगी, मतलब जितना स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आएगी उतना ही ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा। क्लियर? तो दिस टॉर्क इज बेसिकली, इसको हम रीस्टोरिंग टॉर्क अगर लिख दें, इसको अगर हम रीस्टोरिंग टॉर्क लिख दें, दिस रीस्टोरिंग टॉर्क बेसिकली डेवलप डिपेंड्स ऑन द ट्विस्टिंग एंगल। जो ट्विस्टिंग एंगल है हमारा या फिर जो ट्विस्टिंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये फाई क्या है हमारा, कितनी ट्विस्टिंग आ रही है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज व्हाट फाई। क्लियर? तो यहां से मुझे जो रीस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा, ये क्या मिलेगा, सम कांस्टेंट इनटू फाई, दैट इज माय रीस्टोरिंग टॉर्क। सेकंड इक्वेशन बना दी मैंने। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पॉइंटर हमारा कहां जाके रुकेगा, ये पॉइंटर जो हमारा रोटेट कर रहा है, ये पॉइंटर कब रुकेगा, जब ये कॉइल रोटेट करना बंद कर देगी। जिस पॉइंट पर, जिस कंडीशन पर ये हमारी कॉइल रोटेट करना बंद कर देगी, वहां पॉइंटर स्टॉप हो जाएगा। कॉइल रोटेट करना बंद कहां करेगी, जब ये मेरा टॉर्क बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू द टॉर्क विच इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, दैट इज रीस्टोरिंग टॉर्क। तो अगर रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगा किसके, रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएगा जब हमारा टॉर्क बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पॉइंटर उस लोकेशन पर जाके स्टॉप हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि इस गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है, हाफ स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये हमें तब पता चल जाएगा। लेट अस सपोज कि यहां आके स्टॉप हो गया, यहां की मान लो यहां पे आके स्टॉप हो गया, तो अगर यहां ये हमारा मिड पॉइंट था, यहां पर रहता है जनरली हमारा जो पॉइंटर होता है गैल्वेनोमीटर में, ये कहां होता है एग्जैक्टली, जीरो होता है बीच में, ठीक है, यहां पर 0 पॉइंट होता है, यहां पर 0 पॉइंट, तो यहां रहता है, बट ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ इतना, इट मींस ये हमारा क्या है, इतना ट्विस्टिंग आया, ये एंगल है मेरा फाई, ठीक है, ये एंगल क्या है, फाई है। सो यहां पर ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। फाइन। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूं क्योंकि इसकी नीड नहीं है, एंड देन हम लोग फाइनली इसको और आगे देखेंगे वर्किंग। देखिए, तो अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दिस टॉर्क विल इक्वल्स टू this restoring torque, right? It means NI AB equals to K phi। phi तो आपको पता है क्या है, ट्विस्टिंग एंगल है, या फिर ये कह सकते हो कि कितना डिफ्लेक्शन आया है, दैट इज माय phi, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, NI AB अपॉन K, NIAB अपॉन K, दिस बिकम्स फाई। और यहां से अगर आप देखोगे K, B, A, N ये सब कांस्टेंट है,
इट मींस माय फाई इज डिपेंड्स ऑन आई। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा हमारा इसमें डिफ्लेक्शन आएगी, उतनी ज्यादा हमारी ट्विस्टिंग आएगी। क्लियर? इसका मतलब कि भाई ज्यादा करंट फ्लो किया तो पॉइंटर ज्यादा दूर तक डिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज ट्विस्टिंग ज्यादा आएगी तो एंगल ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर कम करंट है इट मींस पॉइंटर हमारा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा। फाइन, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां से प्रूफ हो रहा है ये कि फाई इज डिपेंड्स ऑन आई। फाइन, अब यहां पर ये पॉइंट क्या है, ये के क्या है, इसको भी समझ लो। तो के बेसिकली हमारा क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है ये, ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट। This is called torsional constant which depends on the twisting. Clear? मतलब पर यूनिट टॉर्क जो डेवलप हो रहा है पर यूनिट ट्विस्टिंग या पर यूनिट ट्विस्टिंग एंगल कितना डेवलप हो रहा है, दैट इज बेसिकली टॉर्सनल कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिजिडिटी के ऊपर, रिजिडिटी ऑफ स्प्रिंग। जो हमने स्प्रिंग वहां पर यूज की है उस स्प्रिंग की रिजिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है दिस टॉर्सनल कांस्टेंट। फाइन, सो टॉर्सनल कांस्टेंट इज बेसिकली टॉर्क अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन। फाइन, हाँ, तो यहां पर ये मैंने देख लिया 5, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अभी तक हमने 3-4 पॉइंट्स कवर अप किए हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो यहां से ये पता चला। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके बाद जो अगला पॉइंट कवर अप करेंगे यहां पर, दैट विल बी योर सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर? सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर हमारी क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो देखिए मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए, आपको ढंग से इनको पढ़ना है और इसी तरह से लिखना है अगर आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स चाह रहे हो तो। अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अगर आपने पॉइंट वाइज या तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाया, तो फिर आपको 100% मार्क्स इस क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। फाइन, सो ये बहुत प्रॉपर तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा दैट विल बी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है। अब यहां पर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है पहले आप ये समझ लो, ठीक है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है पहले आपने ये समझना है। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो हम उसमें सिग्नल दे रहे हैं, जो हम उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, उसके लिए कितना सेंसिटिव है, कितना सेंसिटिव है। अब कोई भी चीज कितनी सेंसिटिव होती है ये कैसे पता चलेगा, अगर आप उस डिवाइस या फिर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इनपुट दे रहे हो, अगर इनपुट में आपने हल्का सा भी चेंज किया, इनपुट में आपने बहुत माइनर चेंज किया और उस माइनर चेंज से बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए उस डिवाइस के अंदर, मे बी डिफ्लेक्शन, जैसे यहां पर डिफ्लेक्शन है, यहां इंस्ट्रूमेंट जो ये हमारा गैल्वेनोमीटर ये क्या है, इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, और उस करंट से डिफ्लेक्शन आता है इसमें, तो हमें पता चलता है कि भाई इस डिवाइस के अंदर कुछ करंट फ्लो हुआ, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, इट मींस देयर इज सम करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने जो करंट आपने इस गैल्वेनोमीटर में दिया है, इनपुट दिया है, उसमें हल्का सा भी चेंज कराया, बहुत माइनर चेंज कराया, और उस माइनर चेंज से इसके डिफ्लेक्शन में काफी ज्यादा चेंज आ गया, देन वी कैन से माय गैल्वेनोमीटर इज वेरी वेरी सेंसिटिव। क्लियर? तो सेंसिटिविटी का मतलब लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल चेंज इन करंट। यहां पर जो इस करंट फ्लो हो रहा है तो स्मॉल चेंज इन करंट, मतलब स्मॉल चेंज करने से करंट में जो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन चेंज आएगा, हमारा स्केल में डिफ्लेक्शन हमारा लार्ज आएगा, इट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। क्लियर? अब ये सेंसिटिविटी दो तरह की यहां पर, एक करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, और एक क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्लियर? तो पहले मैं करंट सेंसिटिविटी को बता देता हूं। करंट सेंसिटिविटी इज बेसिकली डिफाइंड एज आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस आई। इट इज बेसिकली डिफाइंड एज करंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट
जो हमारा डिफ्लेक्शन हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एस आई, मैं आप फॉर्मूले से डिफाइन कर देता हूं, पर यूनिट डिफ्लेक्शन हमारा कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट करंट, दैट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। क्लियर? दैट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। मतलब एक हल्के से करंट में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब आपने फाई की वैल्यू तो यहां से कैलकुलेट कर रखी है, तो आप इसको निकाल सकते हो करंट सेंसिटिविटी को। कैसे? फाई क्या है? एन आई ए बी अपॉन के इंटू आई से आई कट जाएगा, सो फाइनली यहां पर आपको करंट सेंसिटिविटी क्या मिलेगी? एन ए बी अपॉन के। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, अब ये देखो करंट सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये बेसिकली डिपेंड कर रही है फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। कौन डिपेंड? करंट सेंसिटिविटी। तो अगला पॉइंट यहां पर ये लिख देना आपने, किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एस आई डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। जो मेजर फैक्टर है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। इसके बाद ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड टॉर्सनल कांस्टेंट, इन सब पे भी डिपेंड कर रही है, फाइन। बट जो मेजर फैक्टर यहाँ पर है वो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, फाइन। तो ये हमारे कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें वोल्टेज सेंसिटिविटी, नेक्स्ट जो आपने टॉपिक इसमें लिखना है, ये आपने जब भी देना है कि जब वो पूछे, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये दोनों पॉइंट आपको जब भी बताने हैं जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसमें बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट सेंसिटिविटी, और या फिर व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, ठीक है। अगर सिर्फ ये आता है व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग विद अ प्रॉपर डायग्राम, तो आपको इससे पहले सेंसिटिविटी से पहले तक जो भी मैंने पूरा कराया वो सारा आपने करना है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी? वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी हमारी एस वी, इट इज बेसिकली डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। क्लियर? अब डिफ्लेक्शन तो अभी मैंने फाइंड आउट किया था, कितना था? दिस इज एन आई ए बी अपॉन के इंटू वी, ये v हो गया। इसको आप इस तरह लिख सकते हो, एस बी इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के इंटू आई अपॉन बी, और ये आई अपॉन बी क्या है? ये है रेजिस्टेंस का रिवर्स, मींस 1 अपॉन आर लिख सकते हो। सो यहां पर ये आपको समझ आ जाएगा कि ये जो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी है इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एस बी इज इक्वल्स टू एन ए बी अपॉन के मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन आर, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। क्लियर? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नॉन एज करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये करंट सेंसिटिविटी है तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी में चेंज करें तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। क्यों? रीजन समझो जरा। मान लो मैंने करंट सेंसिटिविटी में चेंज किया, और करंट सेंसिटिविटी में चेंज मैंने नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू किया। अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो आपको पता है करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। बट अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर क्या होगा? अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए तो ऑब्वियस सी बात है कि लेंथ ऑफ द कॉइल इंक्रीज हो जाएगी, और लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो ये क्या होगा? ये हमारा रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर देगा, बिकॉज लेंथ बढ़ गई है। लेंथ बढ़ने से क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हुआ क्या? करंट सेंसिटिविटी बढ़ी, ठीक है। उसी रेशियो में हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ गया।
इट मींस जो इंक्रीमेंट हुआ वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर क्या होगा, ये हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं है। क्लियर? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, इट इज नॉट नेसेसरी by increasing the current sensitivity voltage sensitivity is also increasing, that is not necessary, fine। चलिए इसके बाद इसका कन्वर्जन भी फटाफट से कर लेते हैं कि इसका हम डिटेक्शन के अलावा भी क्या यूज कर सकते हैं, करंट को डिटेक्ट करने के अलावा भी क्या हमारे पास इसका यूजेज है। तो इसको डायरेक्टली आप करंट को डिटेक्ट करने के अलावा यूज नहीं कर सकते, बट कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करके आप इसको इस डिवाइस के थ्रू करंट भी मेजर कर सकते हो और वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो। मींस करंट मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, एमीटर। तो इसका आप एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हो और वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हो। क्लियर? तो यहां पर अब कैसे यूज होगा, तो थोड़ा सा कन्वर्जन है तो वो समझ लेते हैं। यहां पर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है, इनटू एमीटर। एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करोगे इस गैल्वेनोमीटर को, तो वो देखते हैं। तो आपको पता है एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। आइडियल एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो होता है या फिर बहुत लो होता है। ठीक है, या तो उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा या फिर लो होगा। मींस आइडियल एमीटर इज द डिवाइस, इज एन इंस्ट्रूमेंट हुज रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लो और जीरो। क्लियर? तो अब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसके रेजिस्टेंस को जीरो बनाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को बहुत कम करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम इसके पैरेलल में एक बहुत लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक मिनिमम से मिनिमम वैल्यू का, बहुत लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शंट। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। तो ये बहुत मिनिमम, बहुत लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अब क्या होगा कि अगर यहां से आई करंट आ रहा है तो इसको जिसमें चला जाएगा, आई जी इसमें चला गया, बाकी का हमारा यहां जाएगा। ठीक है, तो सारा का सारा जो ड्रॉप होगा हमारा वो कहां होगा, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, और सारा करंट हमारा कहां से जाएगा, शंट के थ्रू से जाएगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि भाई अब ये हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। इट इज कैलिब्रेटेड लाइक एन एमीटर। क्लियर? तो अब इसमें कितनी वैल्यू का ये रेजिस्टेंस लगाना चाहिए, ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा भाई, ये दोनों पैरेलल में, वोल्टेज दोनों का सेम रहेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर मस्ट बी इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस शंट, और वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर को क्या लिख सकते हो, आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस मान लो जी है तो मैंने जी लिख दिया, इज इक्वल्स टू, ये क्या है मेरा वी एस, एस क्या है शंट के अक्रॉस, तो इसको क्या लिखोगे, आई माइनस आई जी इंटू इसका शंट रेजिस्टेंस। तो यहां से आप देखोगे जो एस आएगा मेरा, वो एस क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई जी। क्लियर? इस वैल्यू का आपने रेजिस्टेंस रखना है, इस वैल्यू का शंट यहां पर पैरेलल में लगाना है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। सो कैसे कन्वर्ट करोगे, लो रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर? पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। फाइन। ऐसे ही जब इसको आप एक वोल्ट मीटर की तरीके से भी ऑपरेट करा सकते हो, वोल्ट मीटर की तरीके से किस तरह से ऑपरेट कराओगे उसको भी समझ लो। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्लियर? तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है,
हाई रेजिस्टेंस, या फिर आप ये कह लो आइडियल वोल्टमीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फाइन। तो अब इसको रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। आपको पता है सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है रेजिस्टेंस, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, काफी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। सो इट मींस अब यहां पर अगर हम देखेंगे भाई आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, अगर आई करंट या फिर आई जी गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है, वही सेम करंट इसमें भी जाएगा, सेम करंट इसमें जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो करंट होगा वही यहां करंट होगा। तो इस आई जी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस आई जी को लिख सकता हूं मैं वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस जी लिख सकता हूं। क्लियर। बट मुझे निकालना है क्या, आर की वैल्यू, कितना रेजिस्टेंस, कितनी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है। तो आर प्लस जी कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई जी, एंड हेंस दिस आर बिकम वी अपॉन आई जी माइनस जी। सो दैट इज द वैल्यू जिसको आप कैलकुलेट करके पता लगा सकते हो कि कितनी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस आपने इसमें इसके सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, किसके सीरीज में, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में। तो अगर आप एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दोगे किसके, गैल्वेनोमीटर के, तो क्या बन जाएगा, तो वो गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपने लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दिया गैल्वेनोमीटर के पैरेलल, तो वो क्या करेगा, एक एमीटर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डील की। जो गैल्वेनोमीटर था उसमें मैंने 3-4 जो पॉइंट्स बताए थे, मैं रिकैप कर देता हूं। उसी तरीके से आपने लिखना है। नंबर 1 अबाउट द डिवाइस लिखना है, गैल्वेनोमीटर क्या है, किस तरह से कहाँ यूज होता है, वो आपको 2-3 लाइनें बतानी है। दूसरा उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है। तीसरा क्या लिखना है, जो डायग्राम है हमारा वो डायग्राम बनाना है आपको। फोर्थ हो जाएगा हमारा जो वर्किंग है, जो मैथमेटिक्स थोड़ा सा हमने डील किया, थ्योरी, उसको समझना है। एंड फिफ्थ पॉइंट आपका आ जाएगा सेंसिटिविटी। ये आपको जब ही लिखनी है जब क्वेश्चन में पूछा गया हो, अदरवाइज सेंसिटिविटी मत लिखना। अगर उसने पूछा है क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आएगा तो पूछेगा सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है, तब लिखनी है। तो ये आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं अबाउट द एमसीजी। क्लियर। जब भी आपको एमसीजी का क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, देन यू हैव टू राइट डाउन दीज 5 पॉइंट्स। फाइन। इसके बाद मैंने कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बताया। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर हमारा डन हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट PYQs के साथ आएंगे। ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।